जय हिंद एवरीवन। कैसे हो यार तुम सभी? मुझे बताया कि सब ठीक ही हो गए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एसएससी सीजीएल, जो हमारा 1 मंथ के बाद आने वाला है। उसको जीएस के जो मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन हम अभी कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं जो हमारे जीएस के क्वेश्चन, मोस्ट जो ऑफ द जीएस के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। कौन कौन से हैं टॉपिक? भाई जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारी पॉलिटी है, उससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। अगला है एनिसेंट और मेडिवल हिस्ट्री। अगला टॉपिक है जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, बुक्स इन अथॉर आ जाएगी कि भाई जो एक तो फेमस बुक है वो बार बार पूछी जाती है, कैलाश सत्यार्थी की। अवार्ड एंड ऑनर्स, भारत रत्न, पद्मश्री से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स से तो पूछता ही है। स्पोर्ट्स एंड डिफेंस, इम्पोर्टेंट डेज। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास है जिनसे हमारे जीएस के क्वेश्चन बनते हैं। और ये स्टूडेंट के लिए जो है एक बहुत स्टूडेंट के लिए एक बर्डन होता है कि जीएस में किस तरीके से स्कोर करें। और इतने सारे टॉपिक्स के बाद अगर कुछ रह गया तो मिसलेनियस से क्वेश्चन बन जाएंगे। मिसलेनियस से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू हु सबमिट द माउंट एवरेस्ट, क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चन को डील करने के लिए हमने अपनी 30 डेज सीरीज़ यहाँ पर रखी हुई है, पीवाईक्यू सीरीज़। क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू से ही फंसते हैं और बच्चे अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते, जिसके कारण वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस अपने रखेंगे और वो 25 क्वेश्चंस को हम डेली डील करेंगे और हमारी अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ शुरू करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगेगी तो यार तुम लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसलिए नहीं कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे, इसलिए कि ये वीडियो तुम्हारे जैसे और लोगों तक भी इससे पहुंच पाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब भाई यहाँ पर बात यह है कि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए। मैंने ऑप्शंस क्यों नहीं दिए हुए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? वो लॉजिक है क्योंकि जब हम ऑप्शन देखते हैं ना तो हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता उतना फंक्शनली। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा और यहाँ पर ब्लैंक साइड छोड़ दी तो आपका माइंड भी इसके साथ ही ब्लैंक हो गया होगा। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे यार कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड करे गए थे। आपके पास सीधे यहाँ पर लिखे हुए ऑप्शन नहीं है, तो अपने माइंड को आप जोर डालने पड़ेंगे। इससे आपकी माइंड की जो है स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड बाई विच अमेंडमेंट। तो भाई इसका आंसर आप पहले पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे और इसका आंसर फिर देखेंगे, ठीक है। तो हम इसका आंसर, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हमारे पास है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसके तहत हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे पास आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, 51 के ए में आर्टिकल में ये हमारे पास मौजूद है। पहले जो स्टार्टिंग में हमारे पास थी 1976 में, तब हमारे पास 10 FR थी, फंडामेंटल ड्यूटीज वहाँ पर थी। लेकिन हमारे पास करंट में कितनी है? करंट में हमारे पास 11 FR है। अब ये जो 11 FR है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी? तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये मेरे पास जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। कब हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2002 में हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि आपके पास हमेशा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास 2024 में पूछा गया था तो यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बल्कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया। होप करता हूँ कि आप लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और अपने मार्क्स आप नोट करते हुए जाइए। आप हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दीजिए खुद को और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 क्वेश्चन दीजिए और लास्ट में आपको कमेंट भी अपना स्कोर करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था
तो उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, किस किस को अगर ये शकल याद है तो पता चल गया होगा कि कौन था। तो ये हमारे पास थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पास पहले गवर्नर जनरल थे। ये कब से कब तक थे, तो ये 1947 से हमारे पास 1948 तक थे। इनके बाद कौन बने थे, तो इनके बाद हमारे पास पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे और उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वो पीडीएफ जो होगी वो आंसर्स के साथ होगी। तो यहाँ पर आपको केवल अपने माइंड की स्ट्रेंथ बनानी है, आपको इसके पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न नहीं रखना है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और तो देखते हैं हमने आगे को। दूसरे जो हमारे पास थे आज़ादी के बाद वो थे सी राजगोपालाचारी, और ये कब से कब तक रहे थे, ये 1948 से 1950 तक रहे थे। फिर 1950 के बाद कहाँ गया गवर्नर जनरल का पद, तो 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक देश बन गया अपने संविधान लागू होने के साथ ही। और जो ये गवर्नर जनरल का पद था ये कन्वर्ट हो गया किस पे, ये कन्वर्ट हो गया प्रेसिडेंट पे, और पहले प्रेसिडेंट हमारे पास राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे यूट्यूब जो है इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 3। विच रिवर इज़ कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बिहार। जैसे कि यार मैप पे भी तुम देख सकते हो, ये नेपाल है और यहाँ से रिवर आ रही है एक जो कि बिहार पे आ रही है, ठीक है। तो इस रिवर का नाम हमारे पास कोसी रिवर। कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है, कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिहार पे बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ यहाँ से बिहार में आती है। और ये क्या करती है, अपना कोर्स जो इसका मार्ग है ये कोर्स बार बार चेंज करती रहती है। तो इससे क्या होता है, इससे सॉइल इरोजन होता है और वाइड स्प्रेड क्या होता है, डैमेज होता है, इकोनॉमी को हार्म होता है, लोगों को नुकसान होता है, लोगों के खेत वाली ज़मीन जो है वो इरोज हो जाती है उसकी भूमि, तो कितना इकोनॉमिक लॉस होता है। तो इसी वजह से इस रिवर को जो है सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फ्रॉम विटामिन से भी हमारे पास एक नई क्वेश्चन बन ही जाता है, हर किसी न किसी शिफ्ट में तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपने जो बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन का लेवल हम अपनी अगली वीडियोज़ में बढ़ाते रहेंगे और एग्ज़ाम तक आपको एकदम सॉलिड शील्ड की तरह तैयार कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है हार्म नहीं कर पाएगा, आप क्वेश्चन को हार्म करेंगे। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा हमारे पास डिजीज़ होती है, ये इसका क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पॉज करनी है और इसका आंसर अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना है, उसके बाद आपको दोबारा से देखना है। तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स, इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी से होती है रोग, वो हमारे पास रिकेट्स होती है। अब रिकेट्स के सिम्टम क्या क्या हैं, तो यहाँ पर सिम्टम मैंने दे रखे हैं कि फटीग एंड टायर्डनेस, अगर आप बहुत ज़्यादा थकाव महसूस कर रहे हैं, आपकी बोन और बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मसल्स में वीकनेस है, क्रैम्प आते हैं बार बार, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही आपके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग है, अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे पास हैं मेरे भाई, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये नहीं, तो आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है, विटामिन डी का जो हमारे पास मेन सोर्स है दैट इज़ सन, मेन सोर्स दैट इज़ सन। तो आपको सनलाइट लेनी है, वो भी मॉर्निंग सनलाइट। आपको अपनी डाइट में एग को इंक्लूड करना है, आपको फिश को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और आपको मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये सारे हमारे पास सोर्स ऑफ विटामिन डी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5? Question number 5 is saying that who discovered the electron? This question is from science, and one question and two questions will definitely ask from you in the CGL examination. So prepare well for the science section also. So who discovered the electron? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इसको हम सीखेंगे ट्रिक से। ट्रिक हमारे पास क्या है? ट्रिक हमारे पास है ईट पर नाच। ईट पर नाच से हम इसको करेंगे। व्हाट इज ईट फॉर नाच? ईट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड टॉ स्टैंड फॉर थॉमसन। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी वो किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन एंड
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1897 एंड बाई विच मैथड, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैथोड रे। सो भाई ये क्वेश्चन भी तुमसे बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, 1, 2 और 3। ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पूछ ली जाएगी, तो नीचे वाले क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। हम और भी देख लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, जो कि हमारे पास प और आर से यहाँ पर पता चल रहा है। और अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो यार वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। क्योंकि रीजनिंग में, मैथ्स में और इंग्लिश में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर कर ही लेते हैं, क्योंकि जो 130 के आसपास बंदों के नंबर बन रहे होते हैं, 130 से 140, वो इन्हीं के आधार पर बन रहे होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जो सिलेक्शन वाले बंदे को अलग करता है, वो जीएस अलग करती है। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी नोट पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाइकैमलर लेजिस्लेचर एट द सेंटर। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें हम सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे एक्ट और डिफरेंट एक्ट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक्ट का हमारे पास नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को एक दूसरे नेम से भी जाना जाता है, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्योंकि जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे, उनमें से एक था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एक था वाइसरॉय। तो आपको कौन क्या था ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में हम इनको डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो इट वॉज एक्ट जिससे बाइकैमलर लेजिस्लेचर हमारे कंट्री पे आया हुआ था। और वो बाइकैमलर लेजिस्लेचर थे, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट और एक था हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था ये हमारे पास अपर हाउस हुआ करता था, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ये हमारे पास लोअर हाउस हुआ करती थी, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं, तो ये रहा इस क्वेश्चन का हाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज अमित्रघात स्लेयर ऑफ द इनेमीज। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री और एनिशियल हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री तो जीएस है ना यार। तो बताओ इसका क्वेश्चन, पॉज करके सोचो, दिमाग पे जोर डालो। और इसके बाद जो इसका आंसर हमारे पास है वो है बिंदुसार। बिंदु, भाई राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि मैं फ़ोन पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत जल्द स्मार्ट स्क्रीन पे भी करेंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार इसका आंसर है। सो हु वॉज द बिंदुसार? बिंदुसार वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। So what is the meaning of Amitrghat here? Amitrghat is the slayer of the enemy. Amitrghat is itself made of the two. Amitrghat is itself made of the two words, which is Amitra. Amitra means enemy. What is the Amitra means? Amitra means enemy. And what is the Ghat means? Ghat means killer. So enemy killer. Amitrghat was a brave. Bindusar was a brave ruler who is known as the enemy killer. Okay, this question is asked frequently in the various various SSC exams, so you have to remember it anyhow. Moving towards the next question, that is the question number 8. That is नासिक प्रहस्ती इज एसोसिएटेड विद। भाई इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और नासिक प्रहस्ती जो है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका बताओ आंसर कि नासिक प्रशस्ति किस से एसोसिएटेड है, कौन से रूलर से एसोसिएटेड है और कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। 2 क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो ये हमारे पास है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो हमारे पास रूलर थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी from which dynasty? He belongs to Satvahana dynasty. He belonged to Satvahana dynasty. Gautiputra Satkarni belongs to Satvahana dynasty, and Nasik Prahasti was written by his mother to
प्रेज ही सन्स विक्ट्री, अपनी बेटे की विक्ट्री जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी इनकी विक्ट्री को डिनोट करने के लिए नासिक बस्ती अभिलेख लिखवाया गया था और इनकी माँ के द्वारा ये लिखवाया गया था। एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द सातवाहना डायनेस्टी ये है कि भाई कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। आप देख सकते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी उनकी माता का नाम उनसे नाम के पहले लिखा हुआ है, तो ये डिनोट करता है कि दिस डायनेस्टी वॉज अ मैट्रियार्कल डायनेस्टी, मतलब मैट्रियार्कल माताओं को बहुत पूजा जाता था इस डायनेस्टी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली डायनेस्टी सल्तनत, या भाई यहाँ से तो भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो रिपीटर्स है, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, उसको पता होगा कि भाई दिल्ली डायनेस्टी हाउ मच इंपॉर्टेंट यार। इसको हम कवर करेंगे, कम्प्लीटली कवर करेंगे अपनी एक अलग वीडियो में, बट PYQ में हम इसी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो बताओ इसका आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक। मैं लिखता हूँ MBT, ठीक है, MBT में लिख रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक। कब इसने ये काम किया था? तो ये इसने कांड किया था 1327 में। क्या ये सक्सेसफुल हो पाया था? नहीं। ये बहुत एम्बिशियस रूलर था, इसने बहुत सारे डिस्कवरीज, बहुत सारे नए नए तरीके खोजता रहता था ये कि किस तरीके से अपने जो सल्तनत है, अपने जो स्टेट है, उसको ऊपर लेके जाया जा सके। लेकिन जो इसका कमी जहाँ पर रहती थी वो फेल हो जाता था क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था अपने एक्शन को सही तरीके से। आया समझ में? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये इस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो लेटर फिर से दौलताबाद से दिल्ली ही कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। तो क्वेश्चन हमारे पास अगला है, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो ये तो सबको पता है यार, RRR नहीं, RRM, राजा राम मोहन रॉय। RRR, ठीक है, RRR राजा राम मोहन रॉय के द्वारा खोज करी गई थी। टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो हम थोड़ा इसको क्विक करेंगे क्योंकि हम सेशन को शॉर्ट रखेंगे जिससे आपको बोरिंग ना लगे। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये खोजी गई थी और ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, पॉलीगेमी के खिलाफ थे कि आप कि बहुत सारे शादी मत कीजिए, और कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। एंड व्हेन इट वॉज फाउंडेड इन 1850। तो हम इम्पोर्टेंट सेक्शन इसके डिस्कस करेंगे बस, और इनके साथ साथ इनके बारे में ये भी जान लेते हैं कि इन्होंने सती को अपोज किया था और बहुत रैशनल थिंकिंग वाले ये पर्सन रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट बाल गंगाधर तिलक। भाई आंसर तो बता ही दिया कि आंसर लिखा ही हुआ था, ठीक है। हु गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज माई बर्थ राइट आस्क्ड इन द CGL SSC CGL 2024. So it was given by बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक BGT, and when he gave this slogan, so this slogan was given at the time of 1960 Home Rule League, and he was also known as the Lokmanya Tilak. And he was a part of लाल बाल पाल आपको पता होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाल बाल पाल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट लाल बाल पाल। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. This question is from geography. We will cover every section of the GS, either with geography, history, environment, miscellaneous. Okay, we will cover the every section. So which pass connect Leh with the Srinagar? Think, pause the video, think by yourself, and then saw the answer and comment the answer. Before listening the answer, you have to comment the answer. Okay, which pass connect the Leh with Srinagar? So answer of this question with Zojila Pass connect Leh with Srinagar and basically Kashmir with the Ladakh region. Which highway? That is highway number NH National Highway number 1. And okay, moving towards the next question number 13. That is again from the geography section, asked in SSC CGL 2023. The Duncan Passage separates which two region? So as you clearly see in the image, here is the Duncan Passage. This is Andaman and Nicobar, map of the Andaman and Nicobar island, and this whole one is the Andaman and this one is the Nicobar.
10 degree channel separates Andaman from the Nicobar, but the question is Duncan about the Duncan passage. तो Duncan passage separates basically South Andaman to the Little Andaman. दो तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. पहला कि इस तरह के पूछ लेगा आपको कि अंडमान से निकोबार को पे भी पूछ लेगा कि कौन से चैनल अलग करता है. अगर वहाँ पर 10 डिग्री चैनल नहीं दिया गया है तो that means where is Duncan passage is the answer. बट जो इसके लिए हमारे पास जो मोस्ट प्रिडिक्टेड आंसर है डेट इज वहाँ पर दिया रहेगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. सो द डनकन पैसेज सेपरेट बेसिकली साउथ अंडमान टू द लिटिल अंडमान. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट. विटामिन अगेन एक क्वेश्चन फिर आ गया, एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, एक क्वेश्चन फिर आ गया कि विच क्वेश्चन कंटेन्स cobalt. Which vitamins contain cobalt? So answer of this question will be vitamin B12. Which vitamin? Vitamin B12. Vitamin B12 contains cobalt. Vitamin B12 contain cobalt. Repeat after me. Vitamin B12 contain cobalt. And what is the scientific name of the vitamin B12? So that is cobalamin. Cobalamin is the vitamin scientific name of the vitamin B12, and it is important for what? Why is vitamin B12 important for? Vitamin B12 is important for formation of the red blood cell. Okay, DNA synthesis, RBC, DNA synthesis, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो क्वेश्चन हमारे पास था कि विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट. सो विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट. ओके, विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट. SSCGL 2022 में पूछा गया. नेक्स्ट मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज विच ब्लड सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. डू यू नो अबाउट द एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है जो हमारे बॉडीज को इन्फेक्शन से बचाती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो ये होती है एंटीबॉडी. जब क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो आंसर इज लिम्फोसाइट्स विच इज़ बीटा सेल. LYMPHOYTES लिम्फोसाइट्स सेल्स प्रोड्यूस दी एंटीबायोडीज. लिम्फोसाइट्स की भी कौन सी? बीटा सेल्स. बीटा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ द एंटीबॉडीज? दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ओके, जो आपको फ्लू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पर, उनमें कौन सी आपको बचाता है? तो मतलब अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों में इन्फेक्शन हो जा रहा है तो मतलब आपके पास जो एंटीबॉडीज है शरीर में वो नहीं बन पा रही है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is saying that the SI unit of the electric capacitance is. That question is asked from the physics section. We will cover every sections of our GS. So the answer of this question is farad. Farad is the SI unit of the electric capacitance. Okay, now let's move to question number 17. This question is from environment. The phenomena responsible for the blue color of the sky. As you all know that what is the color of our sky? Okay, tell me what is the color of our sky? We all know that no, black is not the color of our sky. It is the pollution that caging this sky as a black and misty. But the natural color of the sky is the blue. And why the color of the sky is blue? Because of the sun rays. Why I am saying because of the sun rays? Because sun is जो सन की रेज हमारे पास है वो हमारे पास डिफरेंट कलर की रेज से बनी हुई है. अब जो ब्लू कलर जो इसमें रहता है, जैसे यहाँ पर आपको शो कराया गया है कि ब्लू कलर जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है. ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिससे कारण ये जो हमारे स्काई पे है वो स्कैटर हो जाता है. और इसी स्कैटरिंग को बोला जाता है रेले स्कैटरिंग. क्या बोला जाता है? रेले स्कैटरिंग. RAYLEIGH. रेले स्कैटरिंग इसको बोला जाता है. और इसी इफेक्ट के कारण हमारे जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है. देख सकते हैं आप, ब्लू कलर जो है वो फैल गया है, स्कैटर कर गया पूरे स्काई पे. बैगनी कलर भी कर गया लेकिन वो उतना नहीं कर रहा है जितना ब्लू कलर कर गया. इसी कारण हमारा जो स्काई का जो कलर है वो हमारे पास कैसा रहता है? ब्लू रहता है. गॉट इट? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सो वी आर गोइंग टू फाइनलाइज अवर वीडियो. We reached question number 18 and we have our target is question 25. ओके, सो बस ख़त्म होने वाली है वीडियो यार. और देखो इतने से चीज़ में आपको कितनी सारी जानकारीज मिल गई. यू आर गोइंग टू बी टफ.
You have to be tough to fight the GS section. Which gas is liberated when zinc reacts with the dilute HCl? This question asked from chemistry and this is most frequently asked question. ये मैंने 2025 के CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये मेरे ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कौन सी गैस निकलती है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो हम इसकी पूरी रिएक्शन ही आपको याद कर लेते हैं, जिससे हमारे पास गैस जो निकलती है वो तो हमें फिर चुटकियों में याद रह जाएगी, है ना। तो द रिएक्शन, व्हाट इज़ द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि जो जिंक का क्या सिंबल होता है, जिंक का सिंबल है Zl, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। लेकिन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्व ये बनाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस से निकालेगा, तो ये गैस निकलेगा H2। तो एक्सप्रेशन को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो गैस निकलेगी वो निकलेगी H2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी H2, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द pH वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर एज 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन सीधा है, 2024 में भी पूछा गया था एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। द pH वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर इज 7, यू कैन से हियर image. Now question number 20. This question is from agriculture. Who is known as the father of green revolution in India? We all know that. ये सबको पता है, ठीक है, कि MS स्वामीनाथन is the father of green revolution in India. A man who sowed hope and reaped a revolution. MS स्वामीनाथन। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंडिया तो MS स्वामीनाथन होंगे, एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड पे फादर होगा दैट इज़ नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ GST रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST रिफॉर्म वॉज बाई खेलकर कमेटी, ओके, बाई खेलकर कमेटी। इन विच ईयर, सो इट इज़ 2003। सबको लगेगा कि यार GST जो भारत में आया था वो तो 2017 से आया था, तो ये कमेटी जो है इस टाइम पे आनी चाहिए, लेकिन ये कमेटी जो है 2003 पे ही फॉर्म हो गई थी, तब से ही GST लाने की बात हो गई थी। ये जाके इम्प्लीमेंट हुआ बाई 1 जुलाई 2017। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी पूछा जाता है कि GST कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट हुई, दैट इज़ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछेंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। मोहिनीअट्टम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ, सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर इज केरला। Mohiniyattam is the classical dance of Kerala, and you will tell me the name of this madam, of this lady. Okay, he is very popular Mohiniyattam dancer, and he question from this asked from many times in our exams. इनसे बहुत बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ ये जो नाम दे दिया जाएगा और बताओ कि ये कौन से डांस से बिलोंग करती हैं, या फिर हमारे पास डांस दे दिया जाएगा इसकी फेमस सिंगर का नाम बताओ। तो आपको इनको देखना है और इनके नाम को सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज ISA। सो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द गुरुग्राम, हरियाणा। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर भारत के अंदर है, और उनमें से एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो आया कब था इन द फॉर्म, तो ये आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2015 के टाइम पे ये आया हुआ था, एंड डेट इज ड्यूरिंग नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इज इन पेरिस, वहाँ पर मोदी ने ये प्रपोज किया था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच टेम्पल इज नोन एज द ब्लैक पैगोडा, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर एग्जाम।
तो ब्लैक पैगोडा इज़ दी सन टेम्पल। वेयर इज दी सन टेम्पल? तो ये हमारे पास है उड़ीसा में। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, वाइट टेम्पल, वाइट पैगोडा, एंड द वाइट पैगोडा इज़ दी पुरी जगन्नाथ टेम्पल। Okay, both the temples are in Odisha. Hope you get the answer. And now let's move toward our last question, and that question is the which instrument is used to measure the atmospheric pressure? We all know that. Okay, पता होगा तुम्हें इसका आंसर, नहीं पता तो दिमाग पर जोर डालो, पता लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है बैरोमीटर। So barometer is the answer, or barometer is the instrument to measure the atmospheric pressure. बैरोमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो हमारे पास मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड जो भी बोलो वो यूज होता है, डैट इज़ मरकरी। और अगर बैरोमीटर में मरकरी का जो लेवल है वो रैपिडली फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर मरकरी का जो लेवल है वो रैपिडली फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो स्ट्रूमी है और रेन होने वाली है। होप यू गेट दी आंसर, और आपको अच्छे से समझ आई होंगी वीडियो। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया या फिर आपका कोई डाउट रह गया है, तो आप एक ही जगह है वो बता सकते हैं, जहाँ पर वो है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट छोड़ो, और उसका डाउट मैं 100% क्लियर करूँगा, या तो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूँगा, और उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए सिर्फ आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उस क्वेश्चन के डाउट के लिए। ठीक है भाई, सो दैट्स इट टुडेज़ क्वेश्चन। तो आपको अब क्या करना है यार, आपको दिस इज़ अवर नंबर फर्स्ट वीडियो, वी विल कम बैक विद अवर सेकेंड वीडियो ऑल्सो, एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू टिल अवर एग्जाम। एंड एग्जाम के बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे जब तक एग्जाम पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता हमारा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और स्टडी हार्ड यार, क्योंकि तुम ही हो जो इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। मेरा काम तो बस है कि मैं आपको कंटेंट दे दूँ, लेकिन कंटेंट को लेना और एग्ज़ाम में उसको सही करके आना, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड, एंड आपको अपने कमेंट करना है कि आपको 25 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आए हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, दैट्स इज फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। ओके।